हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आपके सामने हूँ और आज हम देखेंगे कि एंटिटी फ्रेमवर्क का यूज करके हम ऐसा वेब एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं जिसमें हम डेटा को डेटाबेस में अपडेट भी कर सकें, अपने लोकल व्यू को रिफ्रेश भी कर सकें और डेटाबेस में अगर हम चाहें तो कोई एंट्री अगर हमें अपडेट करनी है, डिलीट करनी है या इन शॉर्ट मैं कहूँ कि आप उसे एडिट करना चाहते हैं या फिर कुछ नया ऐड करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे। तो उसी को लेकर के हम आज एक वेब एप्लीकेशन बनाएंगे एंटिटी फ्रेमवर्क का यूज करके। तो आइए सबसे पहले तो हम खोलते हैं विजुअल स्टूडियो और मेरे पास विजुअल स्टूडियो 2019 है, रनिंग एज एडमिनिस्ट्रेटर। इसको ओपन किया और एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं यहाँ पर ASP.NET वेब एप्लीकेशन और डायनामिक वेब ऐप, ये नाम दे दिया, क्रिएट किया और इसको एम्प्टी ही रखा, अभी एम्प्टी वेब प्रोजेक्ट। ठीक है, अब ये ओपन हो गया और मैं अभी इस्तेमाल करूंगा स्कीमा फर्स्ट मॉडल का। ठीक है, उससे मैं यहाँ पर एंटिटी क्रिएट करूंगा और अपने एप्लीकेशन को उसके साथ सिंक मिलाऊंगा डेटाबेस से जहां से मुझे डेटा लेना है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको दो तीन चीजें बता दूं जो आपके पास ऑलरेडी होनी चाहिए, आपको बनानी पड़ेंगी डेटाबेस में। वो ये है कि एक तो आप अपनी टेबल रेडी रखिए, कोई भी टेबल जो आपको चाहिए, जैसे एम्प्लॉय टेबल है, मैंने यहाँ पे बना रखी है एम्प्लॉय टेबल। ये रही मेरी एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल और इसमें डेटा है। अगर आप डेटा देखना चाहो तो डेटा देख सकते हो। इसको मैं देख सकता हूँ यहाँ पे डेटा अपना, सिलेक्ट स्ट्राइक फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स। तो यहाँ पर 3 लोगों का डेटा है, ये 3 लोगों का डेटा पड़ा हुआ है। और उसके बाद हम देखते हैं और क्या चाहिए हमें अगर ये अपने आप अपडेट करना है, ऑटोमेटिक इंसर्ट, अपडेट और डिलीट कराना है जैसे ही हम डेटा चेंज करें अपने फॉर्म पे, तो आपको 3 स्टोर्ड प्रोसीजर्स की जरूरत होगी। स्टोर्ड प्रोसीजर्स के बारे में मैं आपको पढ़ाने नहीं जा रहा बिकॉज दिस इज नॉट अ डेटाबेस क्लास, बट आपको जस्ट एक आइडिया देता हूँ। स्टोर्ड प्रोसीजर्स की हेल्प से आप अपने डेटाबेस को अपडेट कर सकते हो रिमोटली। ठीक है, ये सर्वर पे एग्जीक्यूट होती हैं, ये जितनी भी क्वेरीज होती हैं, डिलीट और इंसर्ट, इन सब चीजों को आप सर्वर पे एग्जीक्यूट करते हो। ये क्लाइंट साइड पे, जैसे ये कोड अगर आप क्लाइंट साइड पे लिखते तो ये क्लाइंट साइड पे एग्जीक्यूट होता। अब मैंने ये जो प्रोसीजर लिखा है, आप इस प्रोसीजर को कैसे लिखते हो, ये प्रोसीजर होता है क्रिएट प्रोसीजर, ये अल्टर की जगह आप क्रिएट प्रोसीजर करोगे, ये प्रोसीजर का नेम है। उसके बाद आप जो पैरामीटर्स देना चाहते हो पैरामीटर दोगे और उसके बाद बिगिन और एंड के बीच में अपना पूरा लॉजिक लिखते हो। ठीक है, आई होप कि अगर आपने कभी डेटाबेस प्रोसीजर्स पे काम किया हो तो आपको ये पता होगा। ठीक है, उसी तरीके से इंसर्ट का देख लेते हैं। इंसर्ट के केस में मैंने 4 आर्गुमेंट्स लिए हैं, नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन एंड हॉबीज, ये 4 चीजें ली हैं। ठीक है, तो इन 4 चीजों के अलावा और कुछ मुझे नहीं चाहिए, यही 4 कॉलम थे और मैंने यहाँ पे इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय डिटेल्स वैल्यूज ठीक वैसे ही क्वेरी एग्जीक्यूट कराई है जैसे कराई जाती है। ऐसे ही मैंने अपडेट का लिख दिया है। अगर आप अपडेट का देखना चाहो तो अपडेट का ऐसा है, बिगिन और एंड के बीच में सारा होता है। पहले आप ये क्रिएट की जगह, ऑल्टर की जगह क्रिएट रखोगे। ये ऑल्टर इसलिए दिख रहा है क्योंकि अभी ये ऑलरेडी बना हुआ है, तो जब मैं इसे दोबारा डिस्प्ले करता हूं तो इट एक्सपेक्ट्स कि मैं शायद इसे ऑल्टर करने जा रहा हूं, इसे चेंज करने जा रहा हूं, इसलिए ये मुझे ऑल्टर के साथ दिखाता है। बट अगर आप पहले बनाते हो, सबसे पहली बार इसे एग्जीक्यूट करते हो, तो आप यहाँ पे क्रिएट लिखते हो, क्रिएट प्रोसीजर, और आप एक नया प्रोसीजर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्रोसीजर हमारा बना रखा है। इस प्रोसीजर को याद रखिएगा, इनका नाम है डिलीट एम्प्लॉय, इंसर्ट, डेटा एम्प्लॉय और अपडेट एम्प्लॉय। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन में। यहाँ पर सबसे पहले मैं ऐड करूंगा नया आइटम, जिसमें ऐड करने जा रहा हूं मैं डेटा एंटिटी डेटा मॉडल, और इसका नाम रखूंगा डेटा डेमो फॉर वेब। अब यहां पर मैं इसे ऐड करता हूं और ऐड करने के बाद EF डिजाइनर फ्रॉम डेटाबेस, मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, डबल क्लिक करता हूं, मैं यहां पर आ गया न्यू कनेक्शंस में। ये आपको पहले ही वीडियो मैंने आप बताया था किस तरीके से आप ये सिलेक्ट करोगे। मेरा डेटाबेस का नाम है TestDB, उसी के अंदर वो टेबल है एम्प्लॉय डिटेल्स, और यहाँ पर आप टेस्ट कनेक्शन कर लीजिए, इट इज फाइन, ओके। जैसे ही आप इसे अपडेट करोगे वैसे ही TestDB एंटिटीज के नाम से आपकी web.config फाइल जो है वो अपडेट हो जाएगी। web.config के बारे में बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ। आगे चलते हैं, एंटिटी फ्रेमवर्क 5.0 में यूज करूंगा क्योंकि 6.0 से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम मेरे सिस्टम पे आ रही है, इसलिए मैं 5.0 यूज कर रहा हूँ, और जितने बेसिक एप्लीकेशन मैं बना रहा हूँ उसके लिए 6 की जरूरत नहीं है। ठीक है, फॉर दीज काइंड ऑफ डेमोज आई डोंट नीड 6.0। आगे चल के जरूरत होगी तब तक मैं उसको सही कर लूंगा।
आगे चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे आप स्टोर प्रोसीजर्स में आइए, यहाँ पर आप तीनों स्टोर प्रोसीजर सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे टेबल्स आपने देखी, टेबल्स आप सिलेक्ट कीजिए कौन से टेबल से आपको काम है, ठीक है। उसके बाद इसे फिनिश कर दीजिए। जैसे ही आप फिनिश करेंगे आपको एंटिटी यहां पर दिखेगी। थोड़ा सा स्लो है, आप 1-2 सेकेंड या 5-10 सेकेंड आगे कर सकते हो अपने वीडियो को, ठीक है। यहां पर आ गई मेरी एम्प्लॉय डिटेल्स की जो मेरी एंटिटी है वो यहां पर डिस्प्ले होने लगी। अब यहां पर मुझे देखना है कि मेरे स्टोर प्रोसीजर्स और मेरा जो मॉडल है वो कहां गया। तो मॉडल ब्राउजर आप यहां पे सिलेक्ट कर सकते हो, यहां आते हो राइट क्लिक मॉडल ब्राउजर, ठीक है। मॉडल ब्राउजर यहां आने के बाद आपको यहां पर टेबल्स, स्टोर प्रोसीजर सब कुछ सही सही दिखने लगेगा। इट मींस कि हमारा कनेक्शन सही बना है, ठीक है। यहाँ पे सारी चीजें दिखने लगी मुझे। अब मुझे कुछ नहीं करना खास, अब सीधे मुझे जाना है, एक फॉर्म बनाना है जहां पे मैं ये डिटेल्स दिखाऊंगा, ठीक है। और वहां से ही मैं अपडेट करूंगा अपने डेटा को। इसको सेव कर लिया। काफी देर लगती है, स्लो हो जाता है मेरा सिस्टम कभी कभी, ठीक है। अब हम आते हैं वापस, इसको क्रॉस कर देते हैं, बंद कर देते हैं सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, और यहां पर आकर के मैं ऐड करता हूं एक नया आइटम। और उस नए आइटम में मैं क्या ऐड करूंगा, एक वेब फॉर्म ऐड करूंगा, ठीक है। इसका नाम मैं चेंज नहीं करूंगा, बहुत लेजी हूं मैं और आज जल्दी जल्दी बनाना चाह रहा हूं, इसलिए मैं इसको चेंज नहीं कर रहा। और यहाँ आते हैं, यहाँ पर अपने हिसाब से जो भी आपको दिखाना है, डिटेल दिखानी है, H1 एम्प्लॉय डिटेल्स डायनामिक। इसके बाद हम यहाँ नीचे एम्प्लॉय डिटेल्स के आगे हम अपना ग्रिड व्यू ऐड कर देते हैं। ये ग्रिड व्यू ऐड हो गया। उसके नीचे हम एक और लाइन ब्रेक करते हैं, 2 लाइन ब्रेक करते हैं, थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। अब नीचे आते हैं और यहाँ आकर के हम एक लिस्ट व्यू ऐड कर देते हैं, ठीक है। लिस्ट व्यू ऐड कर रहे हैं हम इंसर्ट करने के लिए और ग्रिड व्यू अपनी डेटा को डिस्प्ले करने के लिए और अपडेट और डिलीट करने के लिए, ठीक है। अब हम सबसे पहले तो इसको कंपाइल कर लेते हैं, इसे बिल्ड कर लिया। उसके अलावा एक चीज और इसमें ऐड करना मैं भूल गया हूं, उसे भी ऐड कर लेते हैं। उसका नाम है एंटिटी डेटा सोर्स। बिना इसके कैसे होगा, डेटा लाएगा कहां से। सो मैंने इसको ऐड किया, इसको अब मैं करने जा रहा हूं बिल्ड। बिल्ड करने के बाद हम जरा डिजाइन मोड में आते हैं। डिजाइन मोड में हमें सारी चीजें अब दिखने लगी हैं और यहां पर सबसे पहले हम एंटिटी डेटा सोर्स को कॉन्फ़िगर कर देते हैं। कॉन्फ़िगर डेटा सोर्स, यहां आए और नेम्ड कनेक्शन, इसमें वही आएगा जो web.config में मैंने एंटिटी दी हुई थी। इसका यूनिक आईडी जो दिया हुआ था कनेक्शन स्ट्रिंग का, वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है स्टार्टिंग में ही, वो आपको पता होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, एंटिटी सेट नेम यानी टेबल नेम आप यहां से ले आए और क्या क्या दिखाना है आपको, ये सारी चीजें दिखानी है। और इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें आप इनेबल कर दीजिएगा। इनेबल ऑटोमेटिक इंसर्ट्स, इनेबल ऑटोमेटिक अपडेट्स एंड इनेबल ऑटोमेटिक डिलीट्स। अब उसके बाद आप फिनिश कर दीजिए और ये आपका रेडी हो गया। अब इन सब को आप अपडेट कीजिए, डेटा सोर्स आ गया। जरा इसको कॉन्फ़िगर भी कर लेते हैं। कॉन्फ़िगर जैसा है वैसा बढ़िया है ये। यहाँ पे बस इनेबल इंसर्ट कर दीजिए। उसके अलावा थोड़ा कलरफुल टाइप्स का कर देते हैं इसे, ताकि ये कुछ अच्छा सा लगे, और इसे कर देते हैं हम ओके, ठीक है। अब करंट व्यू में आते हैं। करंट व्यू में इंसर्ट आइटम जो अपडेट होता है वो ले लेते हैं, इंसर्ट आइटम टेम्पलेट ले लेते हैं, ठीक है। इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे इंसर्ट आइटम टेम्पलेट लेते हैं, ये सारा का सारा जो इंसर्ट करने के लिए जो भी डिटेल्स होंगी आपके टेबल से, वो सारी डिटेल्स जो कि आपको ये दिखा रहा है यहाँ पे, जब आप देखते हो यहाँ पर जो डिटेल्स आपको दिखाता है कॉन्फ़िगर लिस्ट व्यू में, ये सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी और नीचे आपके पास ऑप्शन आएगा इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप आइटम इंसर्ट सिलेक्ट जरूर कर लेना।
इंसर्ट आइटम टेम्पलेट और यहाँ पर इसे बिल्ड कर देते हैं, रीबिल्ड कर देते हैं इनफैक्ट। ठीक है, अब हम पूरी तरह से रेडी हैं, इसमें जो कुछ भी करना है उसके लिए रेडी हैं, बट यहाँ पर एक काम और करना है, ये रह गया एडिट डेटा सोर्स, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, क्या क्या चीजें करनी है, हमें डिलीशन भी इनेबल करना है यहाँ पर, और हम चाहते हैं कि हम एडिट भी कर पाएं। एडिट का मतलब कि हम जो भी रिकॉर्ड हमें दिख रहा है हम उसे अपडेट करना चाहते हैं, तो हमने एडिट भी इनेबल कर दिया और हमने डिलीशन भी इनेबल कर दिया। ठीक है, अगर आप शॉर्टिंग भी इनेबल करना चाहते हैं तो आप शॉर्ट भी कर लीजिए, आपकी मर्जी है। तीनों चीजें करके देख लेते हैं जा क्या रहा है हमारा, और यहाँ पर इसे करते हैं बिल्ड, और अब इसे हम चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। जो भी डेटा वहां होगा वो डेटा हमारे पास डिस्प्ले होना चाहिए हमारे पेज पर। ठीक है, यहां पर सारी चीजें आ गई, और यहाँ पर एडिट और डिलीट करने के लिए तो ऑप्शन आ रहा है, बट ये जो लिस्ट व्यू है यहाँ पर हमें नया आइटम ऐड करने के लिए वो डिस्प्ले कुछ नहीं कर रहा, तो आइए उसको पहले सही करते हैं। यहाँ पे हम आते हैं और इसका करंट व्यू छोड़ देते हैं, यहाँ पर दोबारा इसे स्कीमा ले लेते हैं और इसको बंद करते हैं। पहले यहाँ पर डेटा सोर्स चूज कर लिया, कॉन्फ़िगर डेटा सोर्स किया, यहाँ पे कलरफुल कर लिया और यहाँ पर इनेबल इंसर्टिंग कर दिया और इसे ओके डाल दिया, इसे रीजनरेट किया, और अब कोई करंट व्यू हम नहीं लेने वाले। लेट अस सी कि क्या होता है। इसको हम बिल्ड कर देते हैं एंड अगेन एग्जीक्यूट इट। अब सारा डेटा हमें दिखना चाहिए और साथ ही हमें इंसर्ट और अपडेट करने की परमिशन भी होनी चाहिए। ठीक है, यहां पर आने लगा अब ये। ठीक है, यहां पर आपको इंसर्ट क्लियर करने पर रिफ्रेश हो जाता है ये डेटा। ठीक है, ये सारा का सारा रिकॉर्ड यहाँ पे आ रहे हैं, और अगर आप यहाँ चाहो तो यहाँ पर अपडेट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। क्रिकेट कर दिया और एडिट करने के बाद अपडेट कर दिया तो ये डेटाबेस में अपडेट हो गया। अगर आप इसे दोबारा अपडेट करोगे तो सही होकर आएगा। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर चेंज किया, क्रिकेट की बजाय चेस कर दिया, ठीक है, और इसे अपडेट कर दिया तो ये तो अपडेट हो जाता है, ये अपडेट नहीं होता। इन दैट केस आप क्लियर करोगे तो यहाँ पर भी अपडेट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे देखेंगे कि क्या क्या कर सकते हैं इसको। इसे मैंने सजाया नहीं है बहुत ज्यादा, बहुत अफसोस हो रहा है मुझे, मैं इसे सजा सकता हूँ। यहाँ पे अगर आप एक नया इंसर्ट करना चाहें तो आईडी आपको देने की जरूरत नहीं है। आप अगर चाहें तो ये जो एम्प्लॉय आईडी कॉलम दिख रहा है, इसे आप अपने ASPX जो आपका जो कोड पेज होता है, यहाँ पर जो आपका सोर्स होता है, यहाँ आकर के आप अपने उस पर्टिकुलर एडिट कॉलम को, बेसिकली एडिट बॉक्स को आप उसे डिसेबल कर सकते हो, सो दैट आपको कुछ और ना करना पड़े इस पे। ठीक है, आपको इसमें कुछ भी ना करना पड़े। से यहाँ पर अगर आप आओगे तो यहाँ पर बहुत सी चीजें आपको दिख रही होंगी, जो भी मैंने ऐड किया, जो भी वहां से आती हैं वो सारी यहाँ पे दिख रही हैं। आपको अगर यहाँ पे डिसेबल करना है तो इसे, ये एम्प्लॉय आईडी है, आप इसे डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप डिस्प्ले करना चाहें तो आप इसे डिसेबल कर देते हैं। वो HTML का सिंपल कोड है, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। बस मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इसमें ऐड कैसे करेंगे। आपको एम्प्लॉय आईडी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये यूनिक आईडी है और एंटिटी आईडी है, इसलिए आप इसे नहीं दे सकते। अगर आप देंगे तो एरर आ जाएगी। सुकन्या एक नया ऐड कर देते हैं, ग्रेटर नोएडा, और यहाँ पे नहीं, ये नहीं ऐड कर सकते। यहाँ पे देते हैं कुछ और, चेस ऑक्यूपेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर देते हैं। और यहाँ पर कर देते हैं, ये भी नहीं दे सकते, यहाँ हम देते हैं चेस, और इसे इंसर्ट कर दिया। जैसे ही आपने इंसर्ट किया यहाँ अपडेट हो गया, और जैसे ही आप इसको अपडेट करेंगे वो यहाँ दिखने लगेगा। ठीक है, इसके लिए भी अलग अलग चीजें की जा सकती हैं कि तुरंत ही अपडेट हो, आपकी वो दूसरी टेबल भी अपडेट हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने डेटा को डायनेमिक बना सकते हैं, अपने वेब पेज को आप डायनेमिकली अपडेट कर सकते हैं डेटाबेस टेबल में। तो ये आप करके देखिएगा, बहुत ही सिंपल है और कितना इजी है डेवलपमेंट इसके थ्रू। तो आप ये करके देखिएगा और लेट मी नो कि अगर आपको कुछ और इसमें जानना है तो आप मुझे बताइएगा। हालांकि मैं अभी और चीजें ऐड करता जाऊंगा इसमें, राइट, लाइक और भी चीजें अभी बाकी हैं। जैसे अगर MVC एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसके साथ एंटिटी डेटा फ्रेमवर्क का यूज कैसे करेंगे, ये सब चीजें भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए मेरे साथ, तो आगे चल के और भी नई चीजें मैं ऐड करूंगा, और भी नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी। सो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में ये वीडियो जरूर भेजिए
दे विल फाइंड इट यूजफुल। और भी बहुत से इसमें प्लेलिस्ट मैंने बना रखी हैं, चाहे वो C++11 हो, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो। बेसिकली पाइथन है, एल्गोरिथम्स के भी कुछ मॉड्यूल्स हैं। जब भी मुझे मौका मिलता है मैं एल्गोरिथम्स पे भी कोई भी ऐसा चैलेंजिंग सा एल्गोरिथम मुझे दिखता है जो कि हमारे यूज का हो सकता है, उसे मैं अपडेट कर देता हूँ एल्गोरिथम की प्लेलिस्ट में। तो आप जाकर के उसे देखिए और प्लीज शेयर कीजिए इस चीज को अपने सभी दोस्तों के साथ। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब। ओके, सो हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।